नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था दल एवं दलीय व्यवस्था, उसमें हमने ये देखा था कि 1947 से लेकर यानी कि जब भारत आजाद हुआ था तब से लेकर 1971 तक की स्टोरी कौन कौन सी थी। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 1971 के बाद हमारी राजनीतिक चीजों में कौन कौन से बदलाव आए और वो कौन सा संकट है जो लोकतांत्रिक संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन सभी चीजों के हम बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ डेफिनेशन आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, थोड़े सा स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा ताकि चीजें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जाके पिछला रिकॉर्ड भी चेक कर लीजिए जहां पे आप सबको पता है 11th क्लास से लेकर 12th क्लास में हर एक जगह पे विकास स्टडी पॉइंट आप लोग के साथ खड़ा है। ठीक है, और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कुछ इमेजेस। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है इंदिरा गांधी का इमेज जब उन्होंने इंदिरा गांधी ने जब गरीबी हटाओ का नारा दिया था तब का ही है। ठीक है, साथ ही साथ ये तब का इमेज है जब 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी तब का ये है, जिस टाइम पे पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं शरणार्थी के रूप में भारत में आ गए थे, तब का ये इमेज है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये इंडस्ट्रीज को लेके बताया जा रहा है, यानी कि 1970 के दशक में जो इंडस्ट्रियों में जो बदलाव किए गए थे, मतलब कुछ चेंजेस वगैरह किए गए थे, लेकिन इससे फायदा भी नहीं हुआ था। मतलब कहने का मतलब है कि चेंजेस बहुत सारे किए गए थे लेकिन फायदा नहीं हुआ था क्योंकि हम इसमें संकट पड़ रहे थे। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि 1970 के ही दशक में मानसून की असफलता हो जाती है। जैसे 1960 के दशक में मानसून की असफलता थी ना, ऐसे 1970 के दशक में भी थी। मानसून की असफलता का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये समझ लो कि जो मौसम है वो बिल्कुल ही समय अनुसार नहीं है। जब बारिश नहीं होना चाहिए तब बारिश हो गया, जब फसल अच्छी खासी लहलहा रही थी तब जाके बारिश हो गया, फसल बर्बाद हो गई। उस तरीके की चीजों को दर्शाता है ये। ठीक है, इसके अलावा ये उस टाइम का है जब जयप्रकाश नारायण ने लोगों का आह्वान किया था कि भाई हमें सबको मिल करके लड़ना चाहिए और इंदिरा गांधी को हटाना चाहिए। तो ये सब संकट में आते हैं। इसके साथ साथ बात करते हुए खाद्यान्न संकट आ गया था। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि एक एक करके हम करने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले पुनरुत्थान का मतलब होता है दोबारा से स्टार्टिंग होना। ठीक है, जैसे आपातकाल लगा हुआ था तो उस टाइम पे हमारी लोकतंत्र की जो वैल्यू थी वो बिल्कुल ही डाउन हो गई थी, यानी कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो गया था। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद लोकतंत्र अचानक से दोबारा से शुरू हुआ और उसके बाद क्या होता है कि जिसने भी लोक आपातकाल लगाया था उसको सत्ता से हटा देता है। पुनरुत्थान का मतलब होता है दोबारा से उस चीज की स्टार्टिंग होने, यानी कि लोकतंत्र अब पहले जैसे था उससे अब अपडेट वर्जन में, मतलब क्या है, नए सिरे से स्टार्ट हुआ था, उसी को लोकतांत्रिक पुनरुत्थान कहते हैं। आप मेरे साथ बस चैप्टर को पढ़ते जाइए और चीजों को समझते जाइए, ए टू जेड चीज आपको क्लियर होगा, इतनी गारंटी मेरी है। चैप्टर के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन खुद पूछूंगा और आप उसका जवाब दोगे, क्योंकि आप उस तब तक सक्षम हो चुके होंगे हर चीज का जवाब देने के लिए। ठीक है, अब समझते हैं। कांग्रेस द्वारा 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। सबको बात पता है कि 1971 में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। इस वजह से इंदिरा गांधी को भारी बहुमत से जीत मिली हुई थी। इसके अलावा जो ग्रैंड अलायंस ने क्या किया था, इंदिरा हटाओ का नारा दिया था, तो लोगों को वो चीज पसंद नहीं आया और सबसे ज्यादा बिलीव किस पे हुआ था, इंदिरा गांधी पे, और इसी वजह से इंदिरा गांधी जीत गई थी। आगे, लेकिन देश के सामाजिक आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ था। बेशक इन्होंने अपना नारा दिया था गरीबी हटाओ का, लेकिन इससे कुछ हमारे सामाजिक आर्थिक स्थितियों में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ था। और क्या हुआ था, तो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। बेशक पाकिस्तान हार गया था लेकिन फिर भी भारत को नुकसान हुआ ही था। देखिए, जब युद्ध होता है, मानता हूं कि जो हारने वाला पक्ष होता है उसको ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन जो जीतता है उसको भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो भारत कुछ टाइम पे नुकसान का सामना करना पड़ा ही, क्योंकि आपको पता है उससे पहले वाले दशक में, यानी कि 1960 के दशक में, 1962 में जैसे कि चीन के साथ लड़ाई हो गई थी, 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई थी, तो उसमें तो हमारी स्थिति तो डमाडोल थी। पता लगता है 1971 में भी युद्ध हो गया, तो इस तरीके से जो हमारी स्थिति थी और भी खराब हो गई थी। बेशक हम युद्ध जीत गए थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं,
उस टाइम पे जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो शरणार्थी बन बन के भारत में आ गए थे, तो भारत की अर्थव्यवस्था पे इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। लमसम अगर बात करें तो 80 लाख लोगों के आसपास जो व्यक्ति हैं वो बांग्लादेश को छोड़कर भारत में आ गए थे शरणार्थी के रूप में। युद्ध के पश्चात अमेरिका ने भारत को हर प्रकार की सहायता देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि 1971 का जब युद्ध हुआ था तो जो चीन था, जो ब्रिटेन था, जो अमेरिका था, वो सपोर्ट कर रहा था। किसको सपोर्ट कर रहा था? पाकिस्तान को। और उस टाइम पे भारत को सपोर्ट करने वाला एक ही देश था जिसको कहते हैं रूस। और रूस अकेला जब खड़ा होता है तो कोई कितना भी देश आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लड़ेंगे तो अच्छे से लड़ेंगे, ऐसी वाली स्थिति थी। तो अमेरिका भारत को सहायता देना बंद कर दिया था जब 1971 में युद्ध हुआ था तब। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी है, यानी कि तेल की कीमत बढ़ने लगी। अच्छा, आगे 1973 में चीजों की कीमतों में 23% और 74 में 30% बढ़ोतरी हुई थी। यानी कहा जाए तो जैसे जैसे साल गुजरता जा रहा था वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जा रही थी। आगे तेज मूल्य वृद्धि से लोगों में भारी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। औद्योगिक विकास की दर काफी कम हो गई थी, यानी कि विकास कुछ नहीं हो रहा था बल्कि बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ी जा रही थी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने कर्मचारियों को जो पगार था, पगार को क्या कहते हैं? वेतन कहते हैं, वेतन में कटौती करना शुरू कर दिया। 1972 से 1973 के वर्ष में मानसून नाकामयाब रहा और इससे कृषि की पैदावार में भयंकर गिरावट आई। यानी कि फसल अच्छी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मानसून अच्छा काम किया नहीं, मौसम चेंज होता चला गया और इसकी वजह से फसलें बर्बाद हो गई। आगे खाद्यान्न संकट आ गया। और खाद्यान्न संकट में अगर बात करूं, उत्पादनों में अगर मैं बात करूं तो खाद्यान्न उत्पादन में लमसम 8% की गिरावट हो गई। और इसकी वजह से 1960 के दशक से ही छात्रों के मध्य विरोध के स्वर उठने लगे थे। यानी कहने का मतलब ये है कि 60 से स्वर उठने स्टार्ट हो गए थे और धीरे धीरे ये 70 में जाते जाते विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके की एक्टिविटीज हुई थी और कहीं ना कहीं ये कारण बना आपातकाल को लागू करने का, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये तो इमेज तो मैंने समझा दिया आपको। अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं। इसी बीच क्या होता है? गुजरात आंदोलन होता है। क्यों होता है गुजरात आंदोलन? दो टाइप्स का आंदोलन होते हैं, एक गुजरात आंदोलन और एक बिहार आंदोलन। और दोनों का एक ही कारण, एक तरीके से बोल सकते हो, महंगाई, बेरोजगारी, ये कारण था इसका। तो देखिए, गुजरात के छात्रों ने 1974 के जनवरी माह में खाद्यान्न, खाद्य तेल और दूसरी जरूरी वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों और उच्च पद पर जारी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन छोड़ दिया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो भी ऐसे व्यक्ति थे जो कि घूस वगैरह लेते थे, भ्रष्टाचार करते थे, उनके खिलाफ छात्रों ने, महंगाई के खिलाफ छात्रों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। आगे LD इंजीनियरिंग महाविश्वविद्यालय के, ठीक है, छात्रावास में खाने में 20% की वृद्धि पर विवाद। यानी कहने का मतलब यह है कि जो खाद्य वस्तुएं थी उस पर अचानक से इतना रेट बढ़ा, मतलब 20% की इजाफा हो गया। अब जहां व्यक्तियों को 80 रुपए देना पड़ता था किसी भी चीज के लिए, वहां पे अब 100 रुपए देना पड़ रहा था। जाहिर सी बात है, बर्डन तो होगा ही होगा। तो छात्रों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। आगे छात्र विद्रोह में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो गई थी और इस आंदोलन ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। यानी कि धीरे धीरे करते करते भयानक रूप धारण कर लिया था। आगे गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। मोरारजी देसाई, याद कीजिए, मोरारजी देसाई जो थे कांग्रेस ओ, ठीक है, मोरारजी देसाई समेत और भी विपक्षी दलों ने चुनाव करने का मांग किया। अब यहाँ पे बेसिकली बात ये हुई कि जब गुजरात में ये सारा मतलब धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगा, ठीक है, सारा चीज होने लगा, तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ गया। ठीक है ना, उनको इस्तीफा देना पड़ गया। और इस्तीफा जब देना पड़ गया तो उस टाइम पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था गुजरात में। जब राष्ट्रपति ने गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो उस टाइम पे 6 महीने के अंदर अंदर, कहा जाता है कि जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है। ठीक है, और नहीं तो फिर राष्ट्रपति शासन रहेगा। तो उसके बाद मोरारजी भाई देसाई ने और बाकी के और भी जो विपक्षी दल थे उन्होंने बार बार ये कहा इंदिरा गांधी से कि यहाँ पे चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ। और उस टाइम पे चुनाव होता है और कांग्रेस वहां पे हार जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चुनाव न होने की स्थिति में मोरारजी भाई देसाई ने भूख हड़ताल करने का इन्होंने धमकी दिया था। ठीक है, आगे चल के जून 1975 के विधानसभा के चुनाव हुए और जिसमें कांग्रेस पार्टी की हार हो गई।
इतनी बात समझ में आ गई। गुजरात में आंदोलन हुआ, इन सभी चीजों की वजह से हुआ। वहाँ के जो नेता थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद वहाँ पे कांग्रेस सरकार को चुनाव कराना पड़ा। और कांग्रेस जब चुनाव करवाती है तो उस टाइम पे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता। आगे, जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति। अब बिहार में जो आंदोलन हुआ था, और जो उस चीज का कमांड जिसने संभाला था, नेतृत्व जिसने किया था, उसी को कहते हैं जयप्रकाश नारायण। और इन्होंने जो आंदोलन चलाया था वो उसका एक नाम रखा हुआ था। जैसे महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया था उसको असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन किया था, जो क्रांति की थी, उसको संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो देखिए लिखा है कि 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न की कमी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया था। और छात्रों के अनुरोध पर जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया था। यानी कि जब जयप्रकाश नारायण से कहा गया कि आप हमारे आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने कहा मेरी दो शर्तें हैं। तो छात्रों ने पूछा कौन सी शर्तें हैं, तो सबसे पहले उन्होंने शर्त ये बोला कि देखो जी, ये जो आंदोलन मैं करूंगा ना, ये अहिंसा पे आधारित रहेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इसमें अहिंसा पे आधारित होगा। और दूसरा चीज तो ये कि ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे विश्व देश में मतलब फैल जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला इनका शर्त था कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगी। और दूसरा, यह आंदोलन केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि धीरे धीरे ये बढ़ेगा। और ये आंदोलन सिर्फ मैं महंगाई के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इंदिरा गांधी को हटाने के लिए कर रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं जी। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था। और जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैले। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ साथ ही रेलवे कर्मचारियों ने क्या किया था, हड़ताल करना शुरू कर दिया था। अब इन्होंने क्यों हड़ताल किया, इसके पीछे भी रीजन सुनिए। इन्होंने हड़ताल इसलिए किया था क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही थी, गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि हो ना हो पगार में हम इनकी कटौती कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ ना कुछ उन्होंने अपना नियम स्टार्ट किया, और उन्होंने कहा पगारों में कुछ कटौती कर लेते। जैसे देखते हो ना, जब स्थिति थोड़ी सी डमाडोल होती है, उस टाइम पे जो सैलरी होती है उस चीजों को रोक लिया जाता है। तो सरकार ने ऐसा ही किया। जब सरकार ने ऐसा किया तो जनता, जो गवर्नमेंट जॉब वाले थे, जो रेलवे वाले थे, उनको लगा कि एक तो इन्होंने ये बोनस नहीं दे रही है, ऊपर से हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रही है, सैलरी रोक ले रही है, और साथ ही साथ महंगाई इतनी बढ़ी जा रही है, तो हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। बस विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे आपको पता है, रेलवे को एक दिन के लिए भी बंद करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि एक दिन का मतलब क्या है, भारी नुकसान होना। जैसे आपको पता होगा कि लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में नुकसान हमारे देश को झेलना पड़ा था, जो है झेलना पड़ा था ना। बेशक मैं समझता हूँ कि रेलवे चल रहा था, लेकिन किस लिए चल रहा था, एक व्यक्ति को उठाकर दूसरे जगह ले जाना, वहां से उठाकर दूसरे जगह ले जाना, यानी कि यातायात का साधन चल रहा था, लेकिन फिर भी फैक्ट्री वगैरह बहुत कम चल रही थी, है ना। नुकसान का सामना करना पड़ा था ना। लेकिन उस टाइम पे रेलवे को बंद करना कहीं ना कहीं भारी नुकसान था। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से हो गया था। और ये जो हड़ताल कर रहे थे, ये भी कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण के साथ मिल गए थे। आगे, जेपी को भारतीय जनसंघ, कांग्रेस और भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन प्राप्त हुआ था। और इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। यानी कि इन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण को हम अपना आने वाला जो भावी जो अपना प्रधानमंत्री है, वो हम देखना चाहते हैं इंदिरा गांधी को हटाकर। ठीक है, आगे, लोकनायक ने कहा कि जो संपूर्ण क्रांति है वो उसमें 7 क्रांतियां शामिल है। कौन कौन सी क्रांति शामिल है, यानी कि बेसिकली इन्होंने ये कहा कि जो क्रांति स्टार्ट की गई है 7 बातों पे की गई है। कौन कौन सी बातों पे, पहला है राजनीतिक चीजों को लेकर, आर्थिक को लेकर, सामाजिक को लेकर, बौद्धिक को लेकर, शैक्षणिक को लेकर, और इसके अलावा आध्यात्मिक को लेकर। एक और लिखा हुआ है, सांस्कृतिक संपूर्ण क्रांति का एक यह भी उद्देश्य था कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थी, जातिवाद था, छुआछूत था, सांप्रदायिकता था, दहेज प्रथा थी, इन सभी चीजों को खत्म करना होगा। तो इन सभी चीजों को लेकर 7 बातों पर ये सहमति की गई थी, 7 बातों के लिए क्रांति की गई थी, और इसी को संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, इस चीज को देख लीजिए। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर हमने देख लिया गुजरात आंदोलन, फिर हमने देख लिया जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आपके लिए एक बिग ऑफर ये है कि विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे 1000 से प्लस स्टूडेंट हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं। यूट्यूब पे तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ऐप पे भी हमारे कर रहे हैं। और वहाँ पे उन बच्चों को फैसिलिटी दी जाती है, किन चीज़ों की, नोट्स की फैसिलिटी दी जाती है, सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ वीडियोस की फैसिलिटी दी जाती है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फैसिलिटी दी जाती है, साथ ही साथ सैंपल पेपर की फैसिलिटी दे दी जाती है। सब की सब फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐप हमने न्यूली डिजाइन किया और करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। तो धीरे धीरे कर करके मैं सारी चीजें अपलोड कर रहा हूँ। हाँ, अगर इतना मेरा वादा है कि पेपर से पहले पहले आपको सारी चीजें उस पर देखने को मिलेगी। अभी क्या क्या चीजें अवेलेबल है, अभी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई उसमें से नोट्स अवेलेबल है, सैंपल पेपर अवेलेबल है, ठीक है, वीडियोज अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सारी चीजें अवेलेबल है। बस बात इतनी है कि जो फाइनल जो सैंपल पेपर है वो मैंने अपलोड नहीं किया है, वो तभी अपलोड करूंगा पेपर से 1 महीने पहले, ठीक है। बाकी आप लोग के लिए बिग ऑफर ये है कि जहां पे पहले आपको 599 में एक कोर्स 1 साल के लिए मिलता था, अब पेपर में कितना टाइम बच गया, जाहिर सी बात है पेपर में 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। तो इस टाइम पे बहुत ही तगड़ा ऑफर है आप लोग के साथ कि अगर आप एक कोर्स खरीदते हो तो दूसरा जो कोर्स है यानी कि हिस्ट्री का कोर्स अगर खरीदते हो तो पोल साइंस का कोर्स आपको फ्री मिलता है, ठीक है। इस तरीके का ऑफर आपको दिया गया है। आप 7011912793 पे आप बात कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे अपना जो मेन टॉपिक है वो चीज को देखते हैं कि आपातकाल का अर्थ क्या होता है, यानी कि आपातकाल लगाया क्यों गया। तो सबसे पहले समझते हैं आपातकाल का अर्थ होता है संवैधानिक शासन को निलंबित करना। निलंबित का मतलब होता है रोक देना, एक तरीके से स्थगित कर देना या फिर उसकी वैल्यू को कम कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपातकाल जब लगता है तो जो भी शक्तियां होती हैं, जो भी हमारे अधिकार होते हैं, उनको स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, कटौती कर दी जाती है। और यहाँ पे जो केंद्र सरकार होती है वो मजबूत हो जाती है। तो ये लिखा है कि आपातकाल का अर्थ है कि संवैधानिक शासन को निलंबित करके देश का शासन एक दल या फिर एक व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार चलाया जाना ही क्या कहलाता है, आपातकाल कहलाता है। यानी कि जब आपातकाल लागू हुआ था तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था और उस टाइम पे जो शासन चल रहा था सिर्फ इंदिरा गांधी के अनुसार चल रहा था, यानी कि इंदिरा गांधी के दल के अनुसार चल रहा था, कांग्रेस पार्टी के अनुसार चीजें चल रही थी। इसी को आपातकाल कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि आपातकाल लागू करने के कौन कौन से कारण थे। देखिए, ये सिर्फ मैंने हेडिंग्स लिखे हैं, हेडिंग्स को आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। बाकी एक्सप्लेन आप खुद कर लीजिएगा। आप कहोगे सर मुझे एक्सप्लेन करने नहीं आता, तो फिर मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, आप तो समझा के चले जाते हो लेकिन एक्सप्लेन तो करते नहीं हो। अच्छा, पिछले सारी वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसमें भी आपको करने का सजेशन दे रहा हूं, लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि सबको एक्सप्लेन कर दिया गया। पीछे के जितने भी स्लाइड है सबको सब आपको मिल जाएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रस्तुत है। बशर्ते बात इतनी है कि समझाने के लिए मैं यही से आपको समझा दूंगा और जो इसका डेफिनेशन है वो आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला कारण क्या समझ में आता है, सबसे पहला कारण है 1971 के युद्ध में हुआ अत्यधिक खर्च। आपको मैंने बताया 1965 में युद्ध हुआ, खर्च हुआ ये। 1962 में युद्ध हुआ चीन के साथ, खर्च हुआ ये। साथ ही साथ 1971 में जो युद्ध हुआ उसमें अत्यधिक खर्च हुआ। हमारे हथियार भी जाहिर सी बात है हथियारों का यूज तो होगा ही होगा, तो हथियारों की भी कमी होती चली गई और इसके साथ साथ उस टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें हुई, ठीक है। और इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी, तो कहीं ना कहीं दबाव आ गया था हमारे सरकार के ऊपर। इस वजह से सरकार ने आपातकाल लागू किया था। तो पहला कारण यह है कि 1971 के युद्ध में अत्यधिक खर्च हो गया था, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गई थी और इस वजह से कहीं ना कहीं असर पड़ा था, क्योंकि युद्ध कोई एक नहीं हुआ था बल्कि 3 युद्ध हुआ था और ये बहुत ही भीषण युद्ध था, ठीक है ना। आगे समझते हैं। अधिक एवं अच्छी फसल का ना होना। उस टाइम पे अच्छी फसल हो नहीं रही थी, मानसून की असफलता हो रही थी, मानसून अच्छा हो नहीं रहा था और जो फसल होती थी वो बर्बाद भी हो जाती थी। कभी कल आपने देखा भी होगा, इसी टाइम पे आपने देखा होगा कि फसल बहुत अच्छी चल रही थी, सारा चीज बहुत ही परफेक्ट था, लेकिन अचानक से होता है बारिश हो जाती है। बारिश होने के चक्कर में पता लगता है फसल बर्बाद हो जाती है। तो उस टाइम पे भी ऐसी कुछ स्थितियां थी जिसकी वजह से हमारा फसल बर्बाद हो जाता था और फसल जब अच्छा पैदा नहीं हो गया तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन जब होगा ही नहीं तो हम सेल आउट कर नहीं पाएंगे। ये चीज है दूसरा कारण। तीसरा कारण है तेल संकट। तो जैसे कि आपको पता है कि युद्ध की वजह से अमेरिका ने भारत का कोई भी हेल्प करना छोड़ दिया था। साथ ही साथ तेल के रेटों में इंक्रीजमेंट हो रही थी, धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और इसके साथ साथ जो खाद्य तेल होता है जिसको खाया जाता है, ठीक है, उनमें भी वृद्धि हो गई थी और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बना था और आपातकाल लागू करने का, ठीक है। इंदिरा गांधी मजबूर होकर आपातकाल लागू की थी। इसके अलावा
औद्योगिक उत्पादन में कमी, इंडस्ट्रियां भी स्थापित हो रही थी, रोजगार मतलब कर्मचारी भी थे, उद्योग भी सही ठीक ठाक ढंग से चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में कमी हो रही थी। प्रोडक्शन जब कम हो रहा था तो बेरोजगारी साथ ही साथ बेरोजगारी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जनसंख्या तो धीरे धीरे बढ़ी रही थी। और इस चक्कर में क्या होता है कि प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता। जब प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप महंगाई जो होगी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जब देश में महंगाई बढ़नी स्टार्ट हो जाती है तो हमारा जो मुद्रा होता है, जो पैसा होता है, उसका अवमूल्यन होने लगता है, मतलब क्या उसकी वैल्यू घटने लगती है। आगे समझते हैं रेलवे की हड़ताल। ये तो मैंने आपको पिछला बता ही दिया, रेलवे की हड़ताल क्यों किया गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके पगारों में कटौती कर दी, और साथ ही साथ कर्मचारियों ने कहा मुझे बोनस चाहिए, मुझे जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं है ना, वो सारे चीज चाहिए, अलाउंसेस जो मिलते हैं वो सारे चीज चाहिए, महंगाई को कम कीजिए। इन्हीं सब चक्करों में उन्होंने हड़ताल पे बैठ गए। साथ ही साथ गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, जो कि अभी मैंने आपको बताया ना, जेपी वाला, ठीक है, जयप्रकाश नारायण सॉरी मोरारजी देसाई वाला जो मैंने बताया ना, ये वाला, ये देखिए, ये वाला गुजरात में जो किया गया था 1974 में, ठीक है, महंगाई के खिलाफ किया गया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया था, छात्रों ने आंदोलन कर दिया था, 20% जो रेट बढ़ा दिया था खाद्यों में, इन सभी चीज के लिए किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण था जिसकी वजह से आपातकाल लागू हुआ था। बिहार आंदोलन, जाहिर सी बात है जेपी ने इसका नेतृत्व किया था, और ये भी किस चीज के ऊपर था, महंगाई के ऊपर ही था। ठीक है, छात्रों ने विद्रोह कर दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा लगा, धीरे धीरे करते करते बहुत ही भयानक होते चला गया, जो कि बिहार आंदोलन हमने पढ़ा था। साथ ही साथ बात करते हैं श्रीमती गांधी के निर्वाचन क्षेत्र को अवैध घोषित कर देना। इसको समझने वाली बात है, श्रीमती गांधी के द्वारा निर्वाचन को अवैध घोषित कर देना, इसका मतलब ये होता है, एक बार ना रायबरेली का वो हो रहा था, ठीक है, चुनाव हुआ था। तो रायबरेली का जब चुनाव हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की जाती है कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव हुआ था उस टाइम पे, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, उसमें धांधली किया था, ठीक है, और जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी थे, गवर्नमेंट कर्मचारी सब मिले हुए थे, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से इंदिरा गांधी वहां पे जीती हुई है। तो ये बात जब न्यायालय में पहुंचती है तो उच्च न्यायालय क्या कहता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि फिर इस पे अपना केस वेस दायर किया, और करने के बाद इंदिरा गांधी को सजा सुना दिया कि आप 6 साल के लिए सांसद नहीं रहोगे, साथ ही साथ आपकी जो सैलरी उसको भी बंद कर दिया जाएगा। ये सारा चीज उन्होंने डिसीजन अपना दे दिया। और फिर आगे चल के क्या होता है, यही डिसीजन इंदिरा गांधी ने अपील की और वो पहुंचता है सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि सारा बात समझ में आता है, ठीक है, लेकिन आप जो सांसद नहीं बनोगे ये गलत है, आपको सांसद बनने का अधिकार है, 6 साल तक आपको कोई भी नहीं रोक सकता है सांसद बनने से, और आप अपना जैसे कार्यवार करते हो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई थी, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से इंदिरा गांधी को काफी धक्का पहुंचा था, और जिसकी वजह से मजबूरन उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया था, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे 1975 में, ठीक है, आपातकाल लागू हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि 71 में भारी नुकसान हुआ था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो नुकसान हुआ था, अच्छी फसल नहीं हुई थी, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। तेल संकट हो गया था 1973 में। फिर उद्योगों में हमने कमी समझ लिया कि वैज्ञानिक, इंजीनियर, कर्मचारी इत्यादि चीज होने के बावजूद भी औद्योगिक उत्पादन में निरंतर कमी हो रही थी। इसके साथ साथ रेलवे हड़ताल हमने पढ़ लिया। गुजरात का नव निर्माण आंदोलन, जिसमें मैंने आपको बताया 20% वृद्धि कर दी गई थी, ठीक है, धीरे धीरे करते करते नव निर्माणी आंदोलन बन गया था। आगे बिहार में जो आंदोलन मैंने आपको बता दिया कि जयप्रकाश नारायण ने इस चीज का नेतृत्व किया था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। आगे निर्वाचन क्षेत्र में ये देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में आपातकाल की घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण और तत्कालिक कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर देना। निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव को अवैध घोषित कर देना, ठीक है। आगे श्रीमती इंदिरा गांधी को 6 वर्ष तक संसद की सदस्यता न ग्रहण करने की सजा दे दी गई थी, परंतु अदालत ने श्रीमती गांधी को अपील का एक मौका देते हुए अपने निर्णय को स्थगित कर दिया, यानी कि रोक लिया। आगे अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कर सकती हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री 71 में जब वो चुनाव जीती हुई है, तो जाहिर सी बात है 71 के बाद 76 तक तो रहेंगी, तो अपना कार्यकाल पूरा करेंगी आगे। परंतु इस दौरान न तो वो सांसद में अपना भाषण दे सकती हैं, न तो वो संसद में भाषण देंगी, और न ही किसी विषय पर अपना मतदान देंगी, और साथ ही साथ उनको वेतन भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार के निर्णय से श्रीमती गांधी की परिस्थितियां एकदम प्रतिकूल हो गई, क्योंकि विरोधी दलों ने इस आधार पर उनसे त्याग पत्र मांग लिया, यानी कि उन्होंने कह दिया कि आप प्रधानमंत्री लायक नहीं हो, लाओ जी त्याग पत्र दो। किसने किया, विपक्षी दलों ने किया। और फिर जाके
अ, श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध इन्होंने क्या किया, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। किसने? जेपी ने, मोरारजी भाई देसाई ने और जितने भी लोग थे दिल्ली के दशहरा ग्राउंड में, उन्होंने अपना ये इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। फिर इंदिरा गांधी मजबूर होकर आपातकाल लागू कर देते हैं। तो यही कारण थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने आपातकाल को लागू किया था। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपातकाल की घोषणा कब की गई और कैसे की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को एक निर्णय सुनाया और इस निर्णय में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया, यानी कि उन्होंने कह दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आगे न्यायमूर्ति ने निर्णय समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। यानी कि ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये जो राजनारायण है, ठीक है, राजनारायण ने एक केस दायर कर दिया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो फिर इंदिरा गांधी को सजा सुनाई गई थी। आगे राजनारायण ने यह तर्क दिया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का अत्यधिक प्रयोग किया है और उच्च न्यायालय के इस निर्णय का मतलब यह था कि कानून अब इंदिरा गांधी की संसद नहीं रहेगी। मतलब कहने को मतलब यह है कि इंदिरा गांधी जो है, कानूनन अगर बात किया जाए तो ये जो इंदिरा गांधी है वो संसद का हिस्सा नहीं रहेंगी। आगे चल के 24 जून 1975 में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय को अपना फैसला सुनाया कि जब तक इस अपील की पूरी सुनवाई नहीं की जाती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी। उच्च न्यायालय ने यह कहा कि वो सांसद नहीं बनी रहेंगी और आगे चल के सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि सांसद बनी रहेंगी लेकिन उनको वेतन नहीं मिलेगा, वो मतदान नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये सारी बात सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, ठीक है। परंतु वे लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकती हैं, लेकिन वो सांसद बनी रहेंगी, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के लिए त्याग पत्र का बार बार मांग करना स्टार्ट किया, बार बार दबाव डालना स्टार्ट किया। 25 जून 1975 को इन दलों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में एक व्यापक प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से त्यागपत्र की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ जेपी ने सेना को, पुलिस को, सरकारी कर्मचारियों को आग्रह किया कि वे सरकार के अनैतिक कार्यों तथा अवैधानिक आज्ञाओं का पालन ना करें। यानी कि जेपी ने सभी से अनुरोध ये किया कि इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन का फॉलो मत किया जाए, ठीक है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन आप सबको पता है कि जितने भी पुलिस वाले होते हैं, जितने भी आर्मी वाले होते हैं, सब किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? जी, गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट जैसा काम करेगी भी जी वैसा ही होगा। पता लगता है इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया और जैसे जैसे इंदिरा गांधी चाह रही थी वैसे वैसे काम उनको करना पड़ा, ठीक है। आगे समझते हैं इंदिरा गांधी ने किन चीजों के आधार पर आपातकाल लागू किया था। तो किन चीजों के आधार पर लागू किया था? तो 1975 में जून 1975 के दिन घोषणा की गई कि देश में घोटाले की आशंका, और इस तर्क के साथ उन्होंने संविधान के 352 को संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। अब इसका कहने का मतलब क्या है? ये देखिए, आपातकाल लागू करने का प्रावधान होता है अनुच्छेद 352 के हिसाब से। ये कहा गया है कि अंदरूनी गड़बड़ी के हिसाब से आप आपातकाल को लागू कर सकते हो, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने यही चीज बताया कि अंदरूनी गड़बड़ी हो रही थी, देश में घोटाले हो रहे थे, देश में मतलब कुछ घोटाले की आशंका हो रही थी, देश पे संकट आ गया था। इस स्थिति में मैं आपातकाल लागू करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, बल्कि राष्ट्रपति से आग्रह किया, राष्ट्रपति ने आपातकाल लागू किया। कोई भी प्रधानमंत्री खुद आपातकाल लागू नहीं करता, राष्ट्रपति के द्वारा ये चीज कराया जाता है। तो इन्होंने उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनको इन्होंने बोला कि आप लागू कीजिए, तो वो लागू कर दिए थे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति थी। आगे चल के क्या होता है, इन अनुच्छेद के तहत प्रावधान दिया गया कि बाहरी या भीतरी घोटाले की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। सरकार का यह फैसला था कि भयंकर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इसके कारण आपातकाल की घोषणा करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आगे, आपातकाल की स्थिति में सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती है, यानी कि केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। अब आपातकाल इंदिरा गांधी ने लागू कर दिया तो पता लगता है सारी शक्तियां इंदिरा गांधी के हाथ में आ गई। आगे, सरकार चाहे तो ऐसी हालत में किसी एक या सभी मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा सकती है। यानी कि अगर इस स्थिति में अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाए या फिर किसी एक अधिकार को रोक दिया जाए, तो वो ऐसा करने में सामर्थ्य है, यानी कि वो ऐसा कर सकती है। आगे, 25 जून 1975 की
रात्रि में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की और उस टाइम पे फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लागू भी कर दिया। लागू होने के साथ ही आधी रात्रि में ही जितने भी बड़े बड़े अखबार दफ्तर थे उन पे उनकी बिजलियां काट दी गई। कितने दिन के लिए? 2 से 3 दिन तक बिजलियां काट दी गई। अब जैसे ही 2 या 3 दिन बीतता है, पता लगता है गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रेस सेंसरशिप लागू कर दिया। यानी कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बातें नहीं बोल सकते उल्टी सीधी। अगर आप उल्टी सीधी बातें अगर आप छापते हो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति उस टाइम पे पैदा हो गई थी। तो आधी रात्रि के पश्चात सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजलियां काट दी गई थी और तड़के सवेरे विशाल पैमाने पर विपक्षी दलों के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे आपातकाल लागू हुआ वैसे ही जितने भी नेता थे जो आंदोलन में भाग ले रहे थे उनको उठा के गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिए। लमसम ऐसा कहा जाता है कि 676 के आसपास नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो 26 जून प्रातःकाल 6 बजे एक बैठक बुलाई गई जो कि मंत्रिमंडल में बुलाई गई थी और उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें सारी बातें इन्होंने बताया कि आपातकाल लागू है, ऐसे ऐसे हमें काम करना है। आगे समझते हैं परिणाम क्या हुआ आपातकाल का। तो आपातकाल का परिणाम हुआ, आपातकाल के दौरान लोगों पर बहुत से अत्याचार हुए थे। ठीक है, लोगों की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया था, यानी कि रोक दिया गया था। कोई भी व्यक्ति या दल सत्ताधारी पार्टी या आपातकाल के विरुद्ध नहीं बोल सकता था। यानी कि बात किया जाए तो ना तो कांग्रेस के विरुद्ध कोई चीज बोल सकता था या तो इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोल सकता था। ठीक है, और इस कारण लोगों ने कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध अपना असंतोष पैदा किया। ठीक है, आगे 1975 में इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आपातकाल इन्होंने लागू किया उसके बाद इन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया और इसमें गरीबों को या सभी जनताओं के लिए मतलब योजना बनाना हो गया, बेरोजगारी खत्म करना हो गया, गरीबी खत्म करना हो गया, ये सारे इस तरीके से नियम बनाए गए थे। तो जनता को आखिर ये नियम इसलिए बनाए गए थे ताकि जो जनता में जो आक्रोश है ना, जो गुस्सा है ना हमारे प्रति, उसको शांत किया जा सके। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी को 1977 का जो चुनाव होता है उसमें हरा दिया जाता है। आगे आपातकाल के परिणाम स्वरूप 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ गया था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, यानी कि 71 में इंदिरा गांधी जीती हुई थी। कब तक के लिए? 1976 के लिए जीती हुई थी। और इसके बाद 1977 में जब चुनाव होता है तो उस टाइम पे पता लगता है जी इंदिरा गांधी को हरा दिया गया। यहाँ पे एक बात और समझने वाली बात है कि जब आपातकाल लागू किया गया था तो उस टाइम पे 42वां संशोधन किया गया था। 42वें संशोधन में बात कही गई थी कि विधानसभा का जो चुनाव होगा 5 साल के लिए नहीं बल्कि 6 साल के लिए होगा। यानी कि 1971 में जब चुनाव हुआ था तो अगला चुनाव कब होना था? 1976 में चुनाव होना था। लेकिन 1977 में इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने पहले ही 42वें संविधान में ये संशोधन पारित कर दिया था कि 5 साल के अलावा 5 साल से बढ़ के 1 साल और एक्स्ट्रा इनको मिलेगा काम करने के लिए। तो 76 यानी कि 77 में अपना चुनाव हुआ था। तो ये चीज है। आपातकाल के दौरान कई मुख्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। लमसम 776 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। और इसके साथ साथ आपातकाल में जितनी भी दिक्कतें हुई, जितनी भी परेशानियां हुई, इन सभी चीजों की जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग का निर्माण किया गया था जिसको शाहजांच आयोग के नाम से जाना जाता है। शाहजांच आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है लमसम 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ 26 जून 1975 की 2 बजे मौखिक हुक्म मिला कि समाचार पत्रों की बिजली आपूर्ति को काट दिया जाए। कब तक के लिए? 2 या 3 दिन के लिए काट दिया जाए। और जैसे ही इस चीज को पुनः लागू किया गया पता लगता है प्रेस सेंसरशिप लागू हो गया। अभी प्रेस सेंसरशिप क्या है? यानी कि प्रेस सेंसरशिप के हिसाब से ये कहा गया था कि जितने भी अखबार वाले हैं ये इंदिरा गांधी के खिलाफ, यानी कि जो उस टाइम पे सरकार है उसके खिलाफ कोई भी गलत बातें नहीं छाप सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो सारा चीज लागू कर दिया गया था। तो कोई भी इंदिरा गांधी के खिलाफ उल्टी सीधी चीजें नहीं कर सकता था। जो कोई भी करता था तो उठा के जेल में डाल देते थे। हड़ताल आप नहीं कर सकते हो, कुछ उनके खिलाफ बोल नहीं सकते हो, नेता अगर बोलते तो जेल में डाल देते थे। तो जाहिर सी बात है कि आपातकाल के दौरान जो केंद्र सरकार थी वो ज्यादा पावरफुल हो गई थी, ज्यादा क्या पूरी पावरफुल हो गई थी। और इसकी वजह से जनता को भी संकट का सामना करना पड़ा था और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती का सामना था। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम पड़ा है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, यानी कि संकट के बाद जब दोबारा लोकतंत्र आता है तो
उसी का नाम है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। ठीक है, आगे समझते हैं। प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया था, धरना प्रदर्शन हड़ताल पर रोक लगा दिया गया था, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निष्प्रभावी कर दिया गया था, यानी कि रोक दिया गया था। आगे प्रधानमंत्री के एक छोटे पुत्र थे जिनका नाम था संजय गांधी। संजय गांधी को उतना अधिकार नहीं था कि वो सारी चीज करें, लेकिन इन्होंने अपने शक्ति का दुरुपयोग करके इन्होंने क्या किया, जितनी भी झुग्गी झोपड़ी थी उनको हटवा दिया। हटवाने के साथ साथ पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाने का एक वो कर दिया कि आपको नसबंदी करवाना पड़ेगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री के छोटे पुत्र संजय गांधी उस समय किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, फिर भी प्रश्न पर उनका प्रभाव था, मतलब इन सभी चीजों पर उनका प्रभाव था। आरोप लगाया गया कि उन्होंने सरकारी कामकाज में दखल दिया, जैसे दिल्ली में झुग्गी झुपड़ियों को हटाने और जबरदस्ती नसबंदी करने का मुहिम में उनकी भूमिका को लेकर सबसे बड़े बड़े प्रश्न उठाए गए थे। निर्धन लोगों को मनमाने तरीके से एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह बसाने के लिए मतलब मजबूर थे, एक तरीके से एक जगह छोड़कर दूसरी जगह बसने के लिए वो मजबूर थे। झुग्गी झोपड़ियों को खाली करवा दिया गया था, नसबंदी करवा दिया जाता था। इन सिचुएशन में कई बार नसबंदी करते टाइम लोगों की डेथ भी हो जाती थी। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो जो अखबार थे, बड़े बड़े अखबार थे, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, स्टेटमेंट हो गया, तो इन सभी चीजों पे बैन लगा दिया गया था, प्रेस सेंसरशिप लगा दिया गया था, यानी कि अखबार वाले कभी भी उल्टी सीधी चीजें नहीं छाप सकते थे। ठीक है, और इसके अलावा ये जब छापते थे तो इसके जब ये अपना पत्र छापते थे तो उस टाइम पे समाचार में कुछ ब्लैंक चीजें छोड़ देते थे। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिख सकते नहीं हो, इस वजह से वो एरिया ब्लैंक कर दो जहाँ पे आपको लिखना था, तो ये ऐसे ब्लैंक करके छोड़ देते थे और छाप देते थे। ठीक है, जिसको जो लिखना अपना लिख लो भाई, अदरवाइज ये छापते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था अगर मैं गवर्नमेंट के खिलाफ जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तारी हो जाएगी। आगे 42वें संशोधन के जरिए हुए अनेक बदलाव में एक देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से 6 साल कर दिया गया था, जो कि मैंने आपको पिछला यहीं पे बता दिया, यानी कि 5 से 6 साल के लिए कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज हमने देख लिया। अब हम समझ लेते हैं कि आपातकाल की वजह से लोगों ने क्या सबक सीखा। तो सबसे पहले लोगों ने ये सबक सीखा कि भाई गवर्नमेंट चुनो तो सोच समझ के सुनो। दूसरी चीज ये कि लोकतंत्र कमजोर हो सकता है, लोकतंत्र कमजोर हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं कर सकते हो। तो देखिए, आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियों को ज्यादा उजागर किया गया, यानी कि दिखाया गया। जाहिर सी बात है, उस टाइम पे लोकतंत्र होने के बावजूद में हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपातकाल चल रहा था। आगे इस प्रकार आपातकाल का पहला सबक तो यह था कि बेशक लोकतंत्र की ताकत कम हो सकती है, लेकिन इसको खत्म करना मुश्किल है। द्वितीय, संविधान में आपातकाल के प्रावधान में कुछ बदलाव किए गए, जैसे याद कीजिए इंदिरा गांधी ने 352 के हिसाब से ये कहा था कि अंदरूनी गड़बड़ी है, इसके हिसाब से उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया, लेकिन ये संशोधन में चेंज कर दिया गया, ये जो अंदरूनी गड़बड़ी है इसके हिसाब से अब आप आपातकाल लागू नहीं कर सकते हो, बल्कि किस बिहाफ पे लागू करोगे, जब भी अंदरूनी दंगे फसाद होने लगे, सशस्त्र विद्रोह होने लगे, शस्त्रों का इस्तेमाल होने लगे, तो ही आप आपातकाल लगाओगे, अदरवाइज आपातकाल नहीं लगाओगे। ये नहीं कि जो हमारी पार्टी में हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे थे इसलिए मैंने आपातकाल लागू कर दिया, ये सब आप नहीं बोलोगे। तो ये बातें हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। तो संविधान में आपातकाल के प्रावधान में कुछ बदलाव किए गए। अब अंदरूनी आपातकाल केवल सशस्त्र विद्रोह की हालत में ही लगाया जा सकता था, और इसके लिए भी ये जरूरी है कि सबसे पहले आप लिख के दोगे राष्ट्रपति को कि जी हम इस स्थिति में आपातकाल लागू करने वाले हैं, तो ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तीसरा चीज है, आपातकाल से प्रत्येक नागरिक अधिकारों के प्रति सजग हुए। सबको अपने अपने अधिकारों के प्रति, कहते हैं ना कि अधिकारियों की वैल्यू तब पता लगती है ना जब वो ऐसी स्थिति आ जाती है। जैसे लॉकडाउन की स्थिति में आपने देखा लोगों को घर में बंद कर दिया जाता था, लोग निकल नहीं सकते थे, तो उस टाइम पे स्वतंत्रता की वैल्यू पता लगी थी। ऐसे ही जब आपातकाल लागू हुआ था तो लोगों को स्वतंत्रता की वैल्यू पता तब जाके लगी थी कि भाई स्वतंत्रता का होना कितना ज्यादा आवश्यक है। आगे आपातकाल की समाप्ति के पश्चात अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई सारे नियम कानून बनाए, यानी कि भूमिका अदा किए। आपातकाल में वचनबद्ध नौकरशाही का झलक देखने को मिला। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे गवर्नमेंट बोलती जाती थी, नौकरशाही में जितने भी पुलिस वाले थे सबको वही काम करना पड़ता था जैसे गवर्नमेंट बोलती जा रही है, आंख बंद करके। बेशक वो काम गलत, लेकिन फिर भी आंख बंद करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपातकाल चल रहा है, केंद्र सरकार जो बोलेगी आपको वही काम करना पड़ेगा। आगे आपातकाल में
शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपनी राजनीति औजार बनाकर इस्तेमाल किया था और यह संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती थी। यानी कि आपातकाल की स्थिति में क्या हुआ था, पुलिस भी उसी के हिसाब से काम करती थी जैसा केंद्र सरकार कहती थी। पुलिस प्रशासन हो गई, राजनीति हो गई, एक तरीके से समझ लो गवर्नमेंट के हथियार थे, वो जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते थे और इनको करना ही पड़ता था, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर ही हैं और गवर्नमेंट जैसा काम कहेगी वैसा इनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी ये था अपना फर्स्ट पार्ट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा क्या क्या चीज था। एक बार और मैं दोहरा देता हूँ ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, देख लीजिए जल्दी से। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि जो अपनी राजनीति आगे चली जा रही थी 1971 के बाद, वो राजनीति हमने देखा। फिर हमने कुछ इमेजेस वगैरह देख लिए थे। फिर गुजरात आंदोलन हमने देख लिया था, जयप्रकाश नारायण ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था बिहार में, वो हमने देख लिया था। फिर हमने ये देखा बिग ऑफर, जिस किसी को भी करना है 7011912793 पे मैसेज कीजिए, बात कीजिए। यहाँ पे एक बेनिफिट आपको मैं और बता दूं, यूट्यूब पे ना एड्स बहुत ज्यादा चलते हैं, लेकिन आप हमारे ऐप पे आओगे तो एक भी एड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे आपातकाल क्यों लागू किया गया, इसका अर्थ क्या, ये हमने पढ़ लिया। क्या कारण थे, ये सारा चीज हमने देख लिया। घोषणा क्यों किया गया, दूसरा चीज किन आधारों पे किया गया, इसके परिणाम क्या निकले और सबक क्या हुआ, क्या क्या लोगों ने सीखा, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे अपना जो पार्ट 1 था ये हो जाता है कंप्लीट। और बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर।